यहाँ तो ऐसे हो रही है कि पुलिस भर्ती है और वहाँ पे पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर बेचे जा रहे हैं, कोई 12 लाख के बेचे जा रहे हैं, कोई 10 लाख के बेचे जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य सुविधाओं का वहाँ का भी समस्या रहा है। तो हमारे वहाँ कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उनको सर्दियों के महीने में अपने डिलीवरी देने बाहर की जगहों पे जाना पड़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर बने, कॉलेजेस हों, आईआईटी और क्या ही हम चाह सकते हैं। उनका जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है रोज़गार। अभी पिछले साल का एक सर्वे आया था, उसके अंदर ये साबित हुआ था कि हिमाचल के अंदर जो वो 15 लाख यूथ है हमारा, वो अभी बेरोजगार है। तो कहाँ देख रहे हैं रोज़गार हिमाचल प्रदेश में? यंगस्टर्स के मुद्दे, महंगाई, ये सब कहाँ है? रोज़गार भी और महंगाई भी, ये तो बहुत ज़्यादा है। नमस्कार, दैनिक सवेरा आप देख रहे हैं और इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के सबसे बड़े मंदिर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में हैं। यहाँ से शुरू होती है ऊपरी हिमाचल और निचले हिमाचल की लड़ाई। ऊपरी हिमाचल क्या है और निचला हिमाचल क्या है, इसके बारे में हम यहाँ के स्टूडेंट्स से बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कई तरह के मुद्दे चल रहे हैं, जिसमें ओपीएस है, महंगाई है, बेरोज़गारी है। यहाँ के यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का क्या कहना है, हम यहाँ के अलग अलग स्टूडेंट्स से बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय क्या है, इलेक्शन को लेकर उनका क्या सोचना है, नेताओं के बारे में, चुनाव के बारे में। बताइए ज़रा, चुनाव हो रहा है 68 सीटों पर, आपका क्या मूड है? सर, मैं चंबा से बिलोंग करती हूँ और मैं चंबा की बात करूँगी पहले, फिर मैं हिमाचल पर आऊँगी। तो चंबा में तो मैं यही सोचती हूँ कि जैसे पहले मतलब 5 साल हम नेताओं के पास जाते हैं, फिर 5 साल के बाद 5 साल तक वो गायब रहते हैं और फिर जब लास्ट में चुनाव का वक्त आता है तो वो हमारे पास आते हैं। जिस चंबा की चंबा रुमाल की झांकी दिल्ली तक में लगी हुई है ना, वहाँ पे आप देखेंगे 15 अगस्त को, सॉरी 26 जनवरी को, तो 5 साल वहाँ के यूथ के पास जो है वो शॉप्स में 5,000 की नौकरी जो ये सेल्समैन की वगैरह की होती है, तो इसके अलावा उनके पास करने के लिए कोई और जॉब भी नहीं है। हमारा चंबा जो है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन 5 साल उसकी डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं किया जाता। और बाकी हिमाचल प्रदेश के आप अनएम्प्लॉयमेंट देख ले, वो इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो हिमाचल का यूथ चाहता है आपसे जॉब्स, और ये चाहता है कि 5 साल हमारी सड़कें सिर्फ उसी वक्त ना चमके जबकि किसी नेता को हमारे पास आना होता है, वो ऐसे भी अच्छी रहें, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, कॉलेजेस हों, आईआईटी और क्या ही हम चाह सकते हैं। आईआईटी तो चलो चंबा में अभी कहाँ, बट आई मीन डेवलपमेंट हो सकती है, रोड्स हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और बच्चों को जॉब्स के लिए धर्मशाला या फिर बद्दी साइड जाने के लिए बच्चे मजबूर ना हो। और तो क्या ही। हिमाचल प्रदेश में अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल की भी बात होती है, ऊंचाई वाला हिमाचल, निचला हिमाचल, और उसको लेकर भेदभाव भी हमने कई बार देखा है। आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी में भी वो सब अभी भी है? यूनिवर्सिटी में तो मैं नहीं कहती, बट मेरा ये मानना है कि जो भी क्षेत्र राजधानी से जितना ज़्यादा दूर होता है ना, वो उतना ज़्यादा विकास में पिछड़ा होता है। ये चीज़ अभी तक भी मैं मानती हूँ इंडिया में है। और बाकी डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ें तो आई डोंट थिंक सो हिमाचल की यूनिवर्सिटी में इतना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे होगी। बट येस, आई मीन जो अपर एरियाज़ है, मुझे वो बाकी जो लोअर एरियाज़ है उनके मुकाबले कम डेवलप्ड लगते हैं। यही रीज़न है कि राजधानी से क्षेत्र जितना दूर होता है वो उतना ज़्यादा जो है वो कम विकास मतलब विकसित होता है मेरे अकॉर्डिंग। आप क्या पढ़ाई करती हैं और आपके मुताबिक क्या इस वक्त क्या बड़ा चुनावी मुद्दा है? मैं हिस्ट्री की एमए स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, और मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में हिमाचल के अंदर जो हमारा यूथ है, उनका जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है रोज़गार। अभी पिछले साल का एक सर्वे आया था, उसके अंदर ये साबित हुआ था कि हिमाचल के अंदर जो वो 15 लाख यूथ है हमारा, वो अभी बेरोज़गार है। उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं यूनिवर्सिटी से, इतने दूर दूर से वो करते हैं बिलोंग, कोई चंबा से आया है, कोई पांगी से आया होगा, कोई लाहौल स्पीति से आया है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे जो हमारी यूनिवर्सिटी का वो है ऑर्डिनेंस है, उसके अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी बच्चा आएगा यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर, उस हर बच्चे को हॉस्टल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ना तो हॉस्टल हैं, और हॉस्टल जो मतलब थोड़े से बच्चे हैं जिन्हें हॉस्टल मिला है, उनको भी हॉस्टल के अंदर ना
लाइट होती है वहाँ पे, जो स्टूडेंट हैं वो खुद से अपने पैसे से वो ला रहे हैं, बल्ब लेके आ रहे हैं, लाइटें लगा रही हैं। ना हॉस्टल के अंदर खाना अच्छा है, ना वहाँ पे पानी है। बच्चों को हमारा जो यूनिवर्सिटी का वो ऐसा सिस्टम है, उन्होंने यहाँ सांगठियों के अंदर सीलन वाले उनके अंदर कमरों के अंदर वो कर दिया, सड़ने के लिए तरह से वो किया है, छोड़ा है। आप क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं एमए पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा ओ, पॉलिटिकल साइंस और चुनाव भी है, क्या लग रहा है फिर? हूँ। मैं ठियोग से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे तो अभी काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब बट गए हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उन्होंने मतलब एक ने छोड़ दिया वहाँ पे और वो अलग हो गए हुए थे वो, तो वहाँ पे लोग जो है काफ़ी ज़्यादा अभी बट गए हुए हैं और लोगों के जो सपोर्ट सिस्टम जो लोगों का था बना हुआ उन लोगों के लिए पहले, वो डिवाइड हो गया हुआ है काफ़ी। और अभी लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फील कर रहे हैं वहाँ पे कि किस साइड जाएंगे, वो किस तरह से होगा, क्योंकि वहाँ पे वो लोग उनके उसी तरह से जो उनके प्रॉब्लम्स वगैरह है उनको वो पहले तो आगे लेके आएंगे वो, बट बाद में वही वो शो करेंगे कि नहीं पिछले वालों ने भी कुछ नहीं किया था, हम लोग लेके आए थे आगे कि हम लोगों ने ये किया था और हम लोगों ने ये आगे मुद्दे लाए थे, बट जो पुराने वालों ने लाए थे वो उनको ही पूरा नहीं कर पा रहे वो वो। स्थानीय मुद्दों के अलावा आप क्योंकि यंग हैं, हाँ जी। क्या आपको लगता है कि जैसे गारंटियां दी जा रही हैं, रोज़गार को लेकर गारंटी दी जा रही है, हर पार्टी गारंटी दे रही है, पॉलिटिकल स्टूडेंट हैं आप, पॉलिटिकल साइंस के, तो कहाँ देख रहे हैं रोज़गार हिमाचल प्रदेश में? यंगस्टर्स के मुद्दे, महंगाई, ये सब कहाँ हैं? रोज़गार भी और महंगाई भी, ये तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शिमला, अब मैं शिमला के बारे में बात करता हूँ, यहाँ पे रहने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। एज ए स्टूडेंट मैं ये चीज़ बिलीव करता हूँ कि यहाँ पे रहने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे हर चीज़ का मतलब महंगाई वगैरह बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो मतलब इस चीज़ को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हम लोग अभी नए नए मतलब कई लोग हम लोगों में से ऐसे भी जिन लोगों ने पहले वोट भी नहीं दिया है। मैंने एक बार वोट दिया इससे पहले, बट कई लोग वो है कि मतलब पहली बार हम लोग वोट दे रहे हैं और हम लोगों के लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हम लोगों को वो चीज़ देखना है कि महंगाई किस तरह से अफेक्ट कर रही है, रहने का खर्चा वगैरह एवरीथिंग, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो मतलब प्रिविलेज नहीं है इतने ज़्यादा और वो इतनी जगह से आते हैं, बैकवर्ड एरिया से आते हैं काफ़ी ज़्यादा, और उन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये थे ठियोग से। हमारे साथ एक और यहाँ पर स्टूडेंट हैं, बहुत मासूमियत से बैठे हुए हैं, उनका क्या कहना है? आप अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं? मेरा नाम कुंदन ठिलिया और मैं जो ट्राइबल एरिया लाहौल स्पीति से बिलोंग करता हूँ। तो वो मैं ज़्यादा अपने एरिया के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे एरिया में विकास तो हो रहा है, लेकिन विकास हुआ भी है, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें जो आज भी हमारे एरिया के लिए एक बहुत ही चुनौती के बना हुआ है। जैसे हमारे वहाँ पर एक कॉलेज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है सर, क्योंकि हम लाहौल स्पीति से संबंध रखते हैं। ये शिमला से कम 550-600 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ के एक बीपीएल परिवार के बच्चे को शिमला जैसे क्षेत्र में आकर पढ़ने में बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर एक कॉलेज की स्थापना किया जाए। सरकार इसके लिए अपने मैनिफेस्टो में इस चीज़ को ला रहा है, और लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ चुनावी मुद्दों के लिए एक कॉलेज खोले, क्योंकि हमने सरकार नहीं ला रही है, पार्टियां लाती पार्टियां हैं। ला रही है। तो मैं ये बोल रहा ना सर कि सिर्फ चुनावी मतलब अपने चुनाव के वोट के लिए वो सिर्फ स्कूलें ना खोले। हमने ऐसे कई सारे स्कूलें देखे जो सिर्फ वोट के लिए स्कूलें तो खोले, लेकिन वहाँ पर ना प्रॉपर स्टूडेंट्स हैं ना कोई टीचर्स हैं। हमें फिर लाहौल स्पीति में अगर कोई कॉलेज खोला जाता तो ये नहीं कि सिर्फ नाम का कॉलेज खोल दिया। हमारे को अगर वहाँ पर कॉलेज खोला जाता तो वहाँ पर सारे टीचिंग स्टाफ चाहिए, अदरवाइज वहाँ पर कोई कॉलेज खोल के कोई फ़ायदा नहीं है। और नंबर दूसरा, तो स्वास्थ्य सुविधाओं का भी वहाँ काफ़ी समस्या रहा है। तो हमारे वहाँ अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उनको सर्दियों के महीने में अपने डिलीवरी देने बाहर की जगहों पे जाना पड़ता है। वहाँ गायनोलॉजिस्ट होते नहीं है, स्पेशलिस्ट चीज़ों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है, तो वहाँ पर उन चीज़ों को मुहैया कराया जाए। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो चुनावी जो मुद्दों को सरकार अपने मैनिफेस्टोस में ला रहे हैं, तो आप जो वोटर्स हैं मैं उनसे ये बात करना चाहता हूँ कि आप अपने कॉन्शियसनेस से सोचिए कि वो जो मैनिफेस्टो में वो चीज़ें ला रहे हैं वो क्या वो इम्प्लीमेंटेबल है। जैसे फ्रीबीज पॉलिसीज़ हो गए, हम जो सरकार के फ्रीबीज जो पॉलिटिकल पार्टीज जो फ्रीबीज पॉलिसीज़ ला रहे हैं, तो वो आप देखिए कि क्या वो इम्प्लीमेंटेबल है। अगर आप उन चीज़ों को देखिए, आज की सरकार आज की महिलाओं को सरकार पैसे देने की बात करते हैं, फ्री में बिजली देने की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो फ्री में बिजली दे रहे तो उससे हमारे को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो पैसे वो हमारे से जो जेब से निकाल के वो लोग उस चीज़ में डालेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वहाँ पर जो है रोज़गार की जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। जैसे अगर कोई बंदा स्टार्टअप करना चाहता है तो अगर वो बैंक से लोन लेता है तो उसको लोन में जो है इंटरेस्ट रेट कम माफ़ कर दिया जाए उसकी जगह पे, अगर वो फ्रीबीज पॉलिसी की जगह पे। इससे क्या होगा कि वहाँ पर बंदा स्किलफुल अपने स्किल के द्वारा अपना स्टार्टअप खोलेगा, डेवलपमेंट भी होगा, और व्यक्ति अपने आय मतलब उसको उतने फ्रीबीज पॉलिसीज़ की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आपसे एक बात पूछूं, आप स्टूडेंट हैं, कौन से कोर्स के हैं? पॉलिटिकल साइंस के सर। तभी बहुत अच्छा बोल रहे हैं। आप बताइए, आप क्या पढ़ते हैं? अभी पॉलिटिकल साइंस? यस सर, मैं भी मास्टर कर अच्छा, रहा पूरा हूँ। ग्रुप पॉलिटिकल साइंस का है? यस सर, तभी यहाँ अच्छी बातें हो रही हैं। पॉलिटिकल साइंस के अच्छा, ये आपके हिसाब से जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है?
वैसे हम स्टूडेंट के लिए तो बेरोज़गारी है, पर बेरोज़गारी के बारे में उन्होंने कह दिया कि इतना परसेंट अभी हिमाचल में 12% युवा बेरोज़गार है। वो अभी तो उन्होंने किया अनएम्प्लॉयमेंट में और नाम दाखिल है, उसके अलावा भी कई है जिन्होंने किया नहीं है। तो इसके अलावा बेरोज़गारी तो है। फिर एक बात आती है जॉब किस तरह से आ रही है। तो जैसे हमारी कॉलेज कैडर आ रहा है 5 साल बाद, तो 5 साल वेट करना पड़ रहा है हमारे को। और जब से जयराम जी सरकार आई, इन्होंने आउटसोर्स के ऊपर बहुत फोकस किया है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ वोट बैंक ज़्यादा होगा सरकार वहीं करेगी। तो हायर एजुकेशन में कुछ इतना वो नहीं किया इन्होंने। जो आईआईटी के जो परिणाम थे, जिन्होंने पेपर दिए थे, वो कई 4-4 5-5 साल से लटका के रखे हैं। लाइट की सर्विस भी कई टाइम से नहीं आई है। तो बच्चे प्रिपरेशन करे तो करे क्या, जबकि उनका विज़न ही क्लियर नहीं है। एक तो ऐसा हिमाचल में यहाँ सब लोग यहाँ सरकारी नौकरी के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर उतना नहीं है। तो हॉर्टिकल्चर भी अब ऐसा हो गया कि डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। अब इन्वायरमेंट भी ऐसा नहीं रहा। तो इन द एंड हमें यहाँ से जाना पड़ता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होके, ताकि नौकरी पाए। और इन्फ्लेशन भी बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ हॉस्टल की बहुत कमी है। तो हॉस्टल की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे सांगटी जैसे छोटे छोटे कमरों में बहुत भारी भरकम रेंट दे के बच्चों को रहना पड़ता है। तो इसके अलावा पॉलिटिक्स भी अभी चली है। पॉलिटिक्स की बातें हम बड़ी अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। हाँ बोलो ना, बोलो। सर अब हमारे यहाँ इलेक्शन चला हुआ है, तो मैं जो प्रदेश की जनता और जो हमारे जो पार्टीज है उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे मैनिफेस्टोज में जो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को नहीं डालना चाहिए? पूछना चाहता हूँ मैं ये प्रदेश की जनता से, क्योंकि पार्टीज तो आप अपने मैनिफेस्टोज में वही चीज़ डालेगी जो हमारे को आवश्यकता है। तो बीइंग हमारे को एक कॉन्शियसनेस लेवल इतना हाई होना चाहिए कि देखो अब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं, तो मैं एक पिछले एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि तमिलनाडु में जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर उसके लिए इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हिमाचल में चाहे जो भी सरकार बने, वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए अपने पॉलिसीज बनाए। क्योंकि मैं एक ऐसे एरिया से बिलोंग करता हूँ, जिला लाहौल स्पीति, वहाँ पर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट साफ दिखाई दे रहा है। जहाँ वो एरिया जहाँ पर पहले कभी 10-10 8-8 फुट बर्फ पड़ता था, आज वहाँ पर 3-4 फुट भी बड़ी कम से पड़ रहा है। तो हमारे लिए जो है प्रकृति से हमारे को अगर बर्फ और वर्षा अगर सही टाइम पे नहीं होगा, तो हमारे वहाँ लाइवलीहुड भी चिंता का विषय है। और आज ये सोच रहे हैं कि सिर्फ ट्रांस हिमालयन रीजन के लोगों को ही क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ रहा है। मैं यहाँ के जो निचली साइड के बंदे हैं उनको भी बोलना चाहता हूँ, जो आपके यहाँ नदियों में जो पानी आता है वो ग्लेशियर से आता है, और उन ग्लेशियरों में अगर बर्फ नहीं पड़ेगा सही टाइम पर, तो आपके यहाँ भी पानी का प्रॉब्लम आएगा इन फ्यूचर में। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन के लिए पूरी दुनिया इस वक्त चिंतित भी है। ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर हिमाचल के तमाम ज़िलों से काफ़ी इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स आते हैं। और किसी पार्टी से सटे हुए ये स्टूडेंट्स नहीं हैं। इनकी अपनी चिंताएं हैं अपने भविष्य को लेकर, अपने इनके बुनियादी मुद्दे हैं। चुनाव के वक्त ये बुनियादी मुद्दे ज़्यादा सामने आ रहे हैं। और एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, ज़रा पूरी यूनिवर्सिटी दिखा दें, जहाँ कितने मुश्किल हालातों में यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। ऊपरी हिमाचल और निचले हिमाचल की मैंने कवरेज से पहले बात की थी। ऊपरी हिमाचल शिमला, किन्नौर, चंबा जैसे इलाके हैं, और निचला हिमाचल हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा, यहाँ के जो इलाके हैं वो निचले हिमाचल के हिस्से में आते हैं। और पूरे हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं। अलग अलग मुद्दे हैं। आपने सुना यहाँ पर महंगाई के अलावा बेरोज़गारी इन स्टूडेंट्स की चिंता है, क्योंकि पढ़ने के बाद रोज़गार इनको चाहिए। इन सब के अलावा हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं, उन लोगों से बात करते हैं। चुनाव क्या कह रहे हैं? आप नहीं बोलेंगे? ये हमारे वक्त है, बताइए चुनाव क्या कह रहे हैं? चुनाव तो चले हैं जी, अब चर्चाएं चली हुई है, लेकिन हमारे मुद्दों पे कोई बात नहीं हो रही है। मुद्दा क्या है फिर आपका? मुद्दा तो हमारा रोज़गार का है, सबसे बड़ी बात। जो अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारा मुद्दा तो रोज़गार का है। हमारे पीछे से अभी पीजीटी की सीटें जो थी, बहुत समय हो गया है, कोई सीटें नहीं आ रही है पीजीटी की। ठीक है, हम मानते हैं कि रोज़गार नहीं दे सकते आप सरकारी नौकरी में, लेकिन उस व्यवस्था को चलाने के लिए, कम से कम उस व्यवस्था को चलाने के लिए जो वहाँ पे भर्तियाँ तो करवाइए। आपके प्राइमरी स्कूल जेवीटी 3000 स्कूल खाली है, पीजीटी की जो है, टीजीटी सारे खाली पड़े पद हैं, जो बेसिक एजुकेशन स्ट्रक्चर है। बाकी तो पदों की बात तो कर रहे हैं, जहाँ पे 3-4 चौकीदार चाहिए थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, वहाँ पे नहीं है। ये सारी चीज़ें सरकार कह रही है, बीजेपी कह रही है, रोज़गार दिया है, आम आदमी पार्टी की गारंटी भी है, कांग्रेस का घोषणा पत्र भी आ चुका है, उसमें भी लाखों नौकरियों की बात की गई है। आपको फिर कहाँ दिक्कत है? नौकरियाँ तो मिल ही रही हैं। सर नौकरियाँ जितनी भी वैकेंसीज आउट हो रही है, 2017-18 से बात करें, पटवारी से लेकर बात करता हूँ,
पटवारी की भर्ती आई थी और उसमें कोर्ट केस हुआ। उसके बाद में पुलिस भर्ती आई, कोर्ट केस में गया है। JOAIT भर्ती आई, कोर्ट केस लगा। JBT भर्ती आई, कोर्ट केस लगा। आपका JEE की लगी है, जितनी भी JEE की भर्ती आई है, HPSC SSC की जितनी भी भर्तियाँ आई है सब पे कोर्ट केस लग रहे हैं। भर्तियाँ निकल रही है, नो डाउट। 1867 भर्तियाँ एक पोस्ट कोड की आती है, 1300 समथिंग किसी और पोस्ट कोड की आती है। कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो ये भर्तियाँ 2017 से जब से सरकार सत्ता में आई है, ये आंकड़ा जो है 10,000 पार है। बट कितनी क्लियर हुई है ऑन द ग्राउंड, कितनी क्लियरेंस मिली है उन भर्तियों को, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कोई भर्ती अगर आप कोर्ट केस में देखेंगे, सक्सेना जी से मिलो, दिमान सर से मिलो, एडवोकेट से मिलो, अभिनव मुखर्जी से मिलो, आप जयराम जी के पास जाओ, और जो हमारे वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, जिससे भी जाकर बात करें, 3-3 साल से जो भर्तियां फंसी है, इस पर इनके पास जवाबदेही नहीं है। यूनिवर्सिटी में कितने वक्त से आप? सर मेरा मास्टर्स हो गया है और करीब 3-3 साल होने वाले हैं अभी। मतलब 3 साल 2 साल की एक डिग्री होती है मास्टर्स, 3 डिग्रियाँ नहीं, दो डिग्रियाँ हो गई है यहाँ से। और तीसरी कर रहे हैं? अभी सर PhD एनरोलमेंट है और अभी जो है हमारे मास्टर्स जैसे हो गया है, नेट क्लियर, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर नेट क्लियर है। आप अगर इस व्यवस्था में आए हैं, एजुकेशन हब में आए हैं, आप यहाँ देखेंगे TGT भर्ती काफ़ी टाइम से नहीं आई है, 2019 से वेट कर रहे हैं। वी आर वेटिंग फॉर द एलाइड सर्विसेज ऑल्सो। नायब तहसीलदार का होता है, कभी मई में बोला गया कि मई में एग्ज़ाम होगा और आफ्टर दैट वो एग्ज़ाम भी आपका पोस्टपोन होके अक्टूबर-नवंबर में जा रहा है कि एज फैक्टर जो होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आनी थी आज से 2 साल पहले, अगर वो भर्ती, उसका जो एज ग्रुप है वो 25 से 26 साल होता है, 2 साल में वही बच्चा 28 साल का होता है एंड ही इज़ कंसिडर एज अ ओवर एज, तो वो उस एग्ज़ाम को नहीं दे पा रहा है। एलाइड सर्विसेज 3 साल से नहीं दे रहे हो आप, तो बच्चा जो है 30 प्लस हो रहा है। उस वजह से क्या हो रहा है कि जो एक कंसिस्टेंसी बच्चे की बनी है पढ़ाई में, वो लैप्स कर जा रहा है। इस चीज़ की ओर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। जो मुद्दे हैं, सुन रहे थे आप काफ़ी गंभीरता से, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा मुद्दा। हाँ जी, हाँ जी। रोज़गार की बात करें, आपने बोला कि सरकार ने रोज़गार दिया है। मैं सरकार से नहीं, मैंने सरकार ऐसा नहीं बोला कि किसी, मैंने ये कहा कि बीजेपी वादा कर रही है, कांग्रेस ने गारंटी दी है, आम आदमी पार्टी ने गारंटी दी है, और गारंटियां तो मिल ही रही हैं। चुनाव तो फिर से है। चुनाव तो फिर से है, लेकिन हम जो यूथ है, हमारा है कि रोज़गार मिले। रोज़गार अगर पिछले 5 सालों में देखें तो जो भर्तियाँ हैं, ऐसी कोई भी भर्ती नहीं है जो कोर्ट में नहीं रुकी है। आप चाहे JOT की बात करें, आप JO की बात करें, चाहे आप पुलिस भर्ती करो, यहाँ तो ऐसे हो रहा है कि पुलिस भर्ती है और वहाँ पे पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर बेचे जा रहे हैं, कोई 12 लाख के बेचे जा रहे हैं, कोई 10 लाख के बेचे जा रहे हैं, और जो कोई मुर्गे वाले हैं उनको पुलिस में लगा रहे हैं। ये व्यवस्था है इस हिमाचल प्रदेश की आज की डेट में। यहाँ के स्टूडेंट्स के अपने अपने दुख हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का है वो है यहाँ रोज़गार। रोज़गार के अलावा यहाँ स्टूडेंट्स, क्योंकि अपने अपने जो स्थानीय मुद्दे हैं, कैंपस के मुद्दे हैं, उन पर भी काफ़ी परेशान हैं, नाराज़ हैं। तमाम ज़िलों से यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हैं। रोज़गार कितना बड़ा मुद्दा है हिमाचल प्रदेश में? वो जैसे अभी हमारे मित्र ने भी कहा है कि अभी जो हमारी SI की भर्ती होनी थी, हमारे जितने भी पहले एग्ज़ाम हुए हैं, जो 817 हुआ है, JBT हुआ है, सब कोर्ट में फंसे हैं। लेकिन अभी जो करंट में देखा जाए तो हमारे जो SI का है वो भी बड़ा मुद्दा है कि एज तो 26 साल कर दी है, लेकिन 2 साल से SI का आया नहीं है। तो अभी ये भी गुजारिश रहेगी कि उसके एज को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया जाए। तो बेरोज़गारी तो अभी होगी, जो है अभी दिख रहा है कि बेरोज़गारी है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भी पढ़ाई की है। इन सब के अलावा जो कांग्रेस की कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो भी यहाँ स्टूडेंट्स रहे हैं। तमाम बड़े IAS यहाँ से निकले हैं। और इन सब चीज़ों के अलावा बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता इस यूनिवर्सिटी ने दिए हैं। चुनावी मुद्दे हैं, सरकारें और नेता इन्हें कितनी गंभीरता से लेते हैं, या हर बार की तरह ये सिर्फ एक मुद्दे रह जाएंगे और फिर 5 साल बाद सरकार को एक बार फिर से चुनाव में उतरना पड़ेगा, और क्या ये मुद्दे फिर से वैसे ही रहेंगे, ये देखने वाली बात है। जितिन राजपूत के साथ मैं सुभाष चंद्र, दैनिक सवेरा TV, शिमला।